सीक्रेट सर्विस मुल्की मफादात के लिए काम करती है, इनफरादी मफादात या इंतकाम के लिए नहीं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट चीफ को भिजवाई है उसके मुताबिक डॉक्टर आफ्ताब ने मज़ाहमत की, जिस पर उन्हें गोली मार दी गई। लेकिन सरदावर का कहना है कि डॉक्टर आफ्ताब इंतहाई सादा और शरीफ आदमी है। वो इस कदर मज़ाहमत कर ही नहीं सकते थे कि उन्हें गोली मारना पड़े। और फिर अगवा कुनंदगान लाश लेकर क्यों बैठे रहे? क्या उन्होंने लाश का तावान वसूल करना था? इससे ये खदशा जहन में उभरता है कि डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत किसी और मकसद के लिए की गई है और बताया कुछ और जा रहा है। अब तुमने बताया है कि कॉम्बो ग्रुप वहां का बड़ा और ताकतवर ग्रुप है, जबकि कॉम्बो ने ही सोमालिया में पाकिस्तान के सफीर के हवाले डॉक्टर आफ्ताब की लाश की है। इसका मतलब है कि डॉक्टर आफ्ताब को हलाक भी इसी ग्रुप ने किया है। क्यों किया है, मैं यही मालूम करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा, आप इजाज़त दे तो मैं सोमालिया का चक्कर लगा आऊं ताकि इस मामले में तफसीली मालूमात हासिल की जा सके। टाइगर ने कहा, तुम्हारे पास वहां के लिए कोई टिप मौजूद नहीं है। इमरान ने कहा, एक टिप है तो सही बॉस, लेकिन वो लोग भारी मुआवजा तलब करेंगे और ज्यादा तफसील भी ना बता सकेंगे। टाइगर ने कहा, कौन सी टिप है? इमरान ने पूछा। सोमालिया के दारुल हुकूमत मागा में एक क्लब है जिसका नाम हार्ट क्लब है। इसके जनरल मैनेजर और मालिक का नाम करशो है। वो वहाँ मास्टर करशो कहलाता है। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, इसे फोन करो और पूछो कि कितना मुआवजा तलब करता है। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस्बात में सर हिलाते हुए कोट की अंदरूनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसे खोलकर उसके वर्क पलटने शुरू कर दिए। फिर एक सफ़े पर उसकी नजरें जम गई। चंद लम्हों बाद उसने डायरी बंद करके जेब में डाली और हाथ बढ़ाकर फोन का रिसीवर उठा लिया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, हार्ट क्लब। राब्ता होते ही एक मर्दाना चीखती हुई आवाज सुनाई दी। बोलने वाले का अंदाज और लहजा बदमाशों जैसा ही था। पाकिस्तान से टाइगर बोल रहा हूँ, मास्टर करशो से बात कराओ, उन्हें एक्रीमिया के एल्डर ब्रदर्स का हवाला दे देना। टाइगर ने भी सर्द लहजे में कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं मास्टर करशो हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी और करकसी आवाज सुनाई दी। एल्डर ब्रदर्स एक्रीमिया की कॉल आई होगी, मैं पाकिस्तान से टाइगर बोल रहा हूँ। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। हाँ बोलो, क्या चाहते हो? दूसरी तरफ से कहा गया। कॉम्बो ग्रुप ने पाकिस्तान का बहरी जहाज अगवा किया। जहाज को तो बमों से उड़ा दिया गया, लेकिन मुसाफिरों और अमले के बदले में तावान लेकर उन्हें रिहा कर दिया गया। अलबत्ता पाकिस्तान के एक साइंसदान डॉक्टर आफ्ताब की लाश ये कहकर वापस की गई कि उसने मज़ाहमत की थी। मैं डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत की असल वजह मालूम करना चाहता हूँ। मुझे एल्डर ब्रदर्स ने कहा था कि तुम इस सिलसिले में बेहतरीन आदमी हो। टाइगर ने तफसील से बात करते हुए कहा। एल्डर ब्रदर्स ने दुरुस्त कहा है, लेकिन मैं मुआवजा भी बेहतरीन लेता हूँ। अलबत्ता तुमसे सिर्फ 50 लाख डॉलर्स लूंगा क्योंकि तुम एल्डर ब्रदर्स के आदमी हो। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। ओके, फिर मैं एल्डर ब्रदर्स को फोन कर देता हूँ, वो खुद ही तुमसे मालूमात भी हासिल कर लेंगे और तुम्हें मुआवजा भी दे देंगे। मैं तो सिर्फ 10 लाख डॉलर्स दे सकता हूँ। बोलो, टाइगर ने कहा और इमरान उसकी सौदेबाजी पर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तो सुनो, मैं 30 लाख डॉलर्स लूंगा, इससे $1 भी कम नहीं होगा। हाँ या ना में जवाब दो। मास्टर करशो ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं तुम्हें 15 लाख डॉलर्स दे सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। टाइगर ने भी उसके अंदाज में जवाब देते हुए कहा। अब तुम्हें क्या कहा जाए, चलो 20 लाख डॉलर्स दे देना, अब तो खुश हो? मास्टर करशो ने कहा तो सामने बैठे हुए इमरान ने इस्बात में सर हिला दिया। ओके, अपना बैंक अकाउंट और बैंक की तफसीलात बता दो। टाइगर ने कहा तो दूसरी तरफ से तफसीलात बता दी गई। मैं तुम्हें मुआवजा भिजवाकर फिर फोन करता हूँ, टाइगर ने कहा और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने पर एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से बैंक मैनेजर ने जवाब दिया तो टाइगर ने उसे बैंक अकाउंट और बैंक के बारे में तफसीलात बताते हुए 20 लाख डॉलर्स ट्रांसफर करने का कह दिया और फिर रिसीवर रख दिया। ये एल्डर ब्रदर्स कौन है? इमरान ने कहा। एक्रीमिया के गैंगस्टर्स हैं और सोमालिया में उनका खासा असर व रसूख है और यहाँ पाकिस्तान में भी उनके आदमी मौजूद हैं जो असला की स्मगलिंग में मुलविस रहते हैं। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। मैं चाय बना लाऊं बॉस? टाइगर ने कहा। तुमने पीनी है तो बना लो, वरना सुलेमान को अगर मालूम हो गया। दोस्तों, ब्लैक सन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया। कि मैंने उसकी बजाय किसी और के हाथ की बनी हुई चाय फ्लैट में बैठकर पी है तो आइंदा मुझे चाय नहीं मिलेगी। इमरान ने कहा तो टाइगर बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। बॉस, डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत आपके ख्याल के मुताबिक क्यों हुई होगी? टाइगर ने कहा।
तुम क्यों पूछ रहे हो? इमरान ने चौंक कर पूछा। इसलिए बॉस कि ये कॉम्बो ग्रुप सर से पैर तक बदमाश बताए जाते हैं। इन्हें डॉक्टर आफ्ताब से क्या काम हो सकता है जिसके लिए इन्हें अगवा किया गया और फिर इन्हें हलाक किया गया? ये लोग तो शायद साइंस के लफ्ज से भी वाकिफ ना हो। टाइगर ने कहा, जो कुछ भी है सामने आ जाएगा। अगर डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत किसी साजिश के तहत नहीं हुई तो फिर ये मामला खत्म हो जाएगा, वरना हम इस साजिश का सुराग लगाएंगे, इमरान ने कहा और टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद टाइगर ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, हार्ड क्लब। राब्ता होते ही एक मर्दाना चीखती हुई आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान से टाइगर बोल रहा हूँ, मास्टर कर्शो से बात कराओ, टाइगर ने कहा। होल्ड करो, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मास्टर कर्शो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद भारी सी आवाज सुनाई दी। मास्टर कर्शो, मुआवजा पहुंच गया है तुम्हारे अकाउंट में, टाइगर ने कहा। हाँ, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है? मास्टर कर्शो ने कहा तो टाइगर के साथ साथ इमरान भी बेख्तियार चौंक पड़ा। सीक्रेट सर्विस का क्या ताल्लुक हम जैसे लोगों के साथ? तुम क्यों पूछ रहे हो? टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इसलिए कि यहाँ कॉम्बो को खुद उसके ग्रुप के आदमी ने गोली मार दी है और बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आ रही है और वो कॉम्बो के जरिए आगे बड़े लोगों तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्हें रोकने के लिए कॉम्बो को हलाक कर दिया गया है, मास्टर कर्शो ने तफसील बताते हुए कहा। ऐसा किसके कहने पर किया गया है? टाइगर ने कहा। ये किसी को भी मालूम नहीं है। कॉम्बो के तहत एक ग्रुप था जो यहाँ के बेहद ताकतवर ग्रुप समझा जाता था। कॉम्बो को यहाँ बेताज बादशाह की हैसियत हासिल थी। फिर अचानक पता चला कि उसके असिस्टेंट ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया है और हलाक करने वाला रॉल्फ है जो अब इस ग्रुप का इंचार्ज है। उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की बात की है, मास्टर कर्शो ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर आफ्ताब की हलाकत के बारे में क्या तफसील है? टाइगर ने कहा। जिस जहाज पर डॉक्टर आफ्ताब सफर कर रहा था उसको अगवा इसलिए किया गया था कि उस पर साइंसदान सवार था। फिर जहाज को इसलिए बमों से उड़ा दिया गया कि उसकी लॉग बुक से मालूम हो जाता कि ये जहाज उस रास्ते पर सफर कर रहा था जिस रास्ते पर सामाली कज़्ज़ाक काम नहीं करते, और इसे बहुत दूर से घेर कर इधर लाया गया था। उसके बाद मुसाफिरों और अमले को इंतहाई कम तावान पर छोड़ दिया गया क्योंकि उनका मकसद उससे रकम इकट्ठी करना नहीं था। फिर साइंसदान को एक मोटर बोट में बिठाकर कॉम्बो और उसका ग्रुप किसी नामालूम जजीरे पर ले गया, जिसके बाद दूसरे रोज उसकी लाश वापस लाई गई और फिर उस लाश को पाकिस्तानी सफीर के हवाले इस शर्त पर किया गया कि वो साइंसदान के बारे में तफसीलात मालूम नहीं करेंगे। मास्टर कर्शो ने कहा। कौन से जजीरे पर ले जाया गया साइंसदान को? टाइगर ने पूछा। ये किसी को मालूम नहीं क्योंकि खुले समंदर में कई छोटे बड़े ऐसे जजीरे हैं जो वीरान और सुनसान पड़े रहते हैं। कभी ये समंदर से बाहर आ जाते हैं और कभी डूब जाते हैं, मास्टर कर्शो ने जवाब देते हुए कहा। मोटर बोट कैप्टन से तो मालूमात हासिल की जा सकती है, टाइगर ने कहा। वो भी कॉम्बो ग्रुप का ही आदमी है और मोटर बोट भी इसी ग्रुप की है, इसलिए वो कैसे बता सकते हैं? मास्टर कर्शो ने जवाब देते हुए कहा। इस ग्रुप की नशिश तो बर्खास्त कहाँ रहती है? टाइगर ने पूछा। यहाँ मागा में ब्लैक क्लब मशहूर है। पहले कॉम्बो इसका जनरल मैनेजर था, अब रॉल्फ है, मास्टर कर्शो ने कहा। ये रॉल्फ वही है जिसने कॉम्बो को हलाक किया है? टाइगर ने पूछा। हाँ वही है, अलबत्ता मेरा नाम सामने ना आए वरना मुझे मेरे क्लब समेत फना कर दिया जाएगा। ये लोग हद दर्जे सफाक, जालिम और ताकतवर हैं, मास्टर कर्शो ने कहा। तुम फिक्र मत करो, टाइगर ने कहा। मुझे एल्डर ब्रदर्स ने तसल्ली दिलाई थी, इसलिए मैंने तुम्हारा काम किया है। अब तुम ख्याल रखना, मास्टर कर्शो ने कहा। ओके, बेफिक्र रहो, टाइगर ने कहा और रिसीवर रख दिया। कॉम्बो की हलाकत और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में वहां पहुंचने वाली इत्तलात बता रही है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। लाजमन उस जजीरे पर जहां डॉक्टर आफ्ताब को ले जाया गया होगा वहां किसी खास मिसाइल पर काम हो रहा होगा और किसी साइंसी रिकॉर्ड के बारे में डॉक्टर आफ्ताब को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सरदावर बता रहे थे कि डॉक्टर आफ्ताब मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक थे और इसी सिलसिले में एक साइंस कॉन्फ्रेंस में अपना मुकाला पढ़ने गए थे। इमरान ने कहा। लेकिन उन्हें फौरी हलाक क्यों कर दिया गया? टाइगर ने कहा। एक तो ये कि उन्हें इस बारे में मालूम था, वो उन्होंने बता दिया होगा। दूसरा ये कि उन्होंने बताने से इनकार कर दिया होगा। वैसे दूसरी सूरत होती तो उन्हें वहां रखकर उन पर दबाव डाला जाता। फौरी हलाकत से तो मालूम होता है कि जो कुछ वो बता सकते थे उन्होंने बता दिया और वो चूंकि उनके लिहाज से फारिग हो चुके थे इसलिए उन्हें हलाक कर दिया गया। इमरान ने कहा। लेकिन बॉस,
मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मबनी किसी लेबोरेटरी का ताल्लुक इन बदमाशों अगवाकारों से कैसे हो सकता है? ऐसे काम तो किसी मुल्क की सरकारी एजेंसी करती है, टाइगर ने कहा। ये सब कुछ अब वहां जाकर मालूम हो सकता है, इमरान ने कहा। बॉस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कैसे वहां खबरें पहुंच रही हैं? टाइगर ने कहा। मेरा ख्याल है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस से ये खबरें लीक हो रही हैं, क्योंकि सरदावर ने कई बार मुझसे इस सिलसिले में बात की है और सरदावर का मिलिट्री इंटेलिजेंस से करीबी राब्ता है, क्योंकि तमाम लेबोरेटरियों की सिक्योरिटी मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास है, इमरान ने कहा। बॉस, अब इस मिशन पर मिलिट्री इंटेलिजेंस काम करेगी या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? टाइगर ने पूछा। सुपर सीक्रेट सर्विस की टीम काम करेगी, इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। सुपर सीक्रेट सर्विस की टीम? वो कौन है बॉस? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं, तुम, जोसेफ और जवाना, इमरान ने जवाब दिया तो टाइगर बेइख्तियार हंस पड़ा। रॉल्फ ब्लैक क्लब में अपने ऑफिस में बैठा शराब पीने में मसरूफ था। कॉम्बो के बाद अब चूंकि वो ग्रुप का सरबराह था, इसलिए यह ऑफिस जिसमें पहले कॉम्बो बैठता था अब रॉल्फ बैठा करता था। लेकिन रॉल्फ को फाइलें पढ़ने से नफरत थी, इसलिए वो सिर्फ फोन और पैगामात वसूल करता था और जबानी ही अहकामात दे देता था। बाकी वक्त वो शराब पीने में गुजार देता था। शराब का वो इस कदर आदी था कि दिन रात मुसलसल शराब पीने के बावजूद उसको मामूली सा नशा भी ना होता था। जिस्मानी तौर पर भी वो न सिर्फ देव हैकल कदो कामत का मालिक था, बल्कि उसका चेहरा कुदरती तौर पर बड़ा और पत्थर की तरह सख्त था, इसलिए उसे देखने वाला खुद ब खुद उससे मरऊब हो जाता था। कॉम्बो की जिंदगी में भी ग्रुप के सारे अमली काम रॉल्फ के ही जिम्मे थे और वही करता था, जबकि कॉम्बो अहकामात देता था। रॉल्फ ऑफिस में बैठा शराब पी रहा था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल मेज पर रखी और रिसीवर उठा लिया। यस, रॉल्फ ने सख्त लहजे में कहा। स्टाना बोल रहा हूँ बॉस, एक जरूरी इत्तला देनी है। आप इजाजत दे तो ऑफिस में हाजिर हो जाऊं, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। फोन पर बताओ, खौमाखा अपनी अहमियत न जताया करो। नॉनसेंस, रॉल्फ ने गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, हार्ट क्लब के मास्टर कर्शो ने किसी को आपके बारे में, कॉम्बो के बारे में और साइंसदान के बारे में मालूमात फोन पर मुहैया की हैं और उसने $20 लाख वसूल किए हैं। स्टाना ने कहा तो रॉल्फ बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। $20 लाख, इतना भारी मुआवजा किसने दिया है? रॉल्फ ने कहा। सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि ये रकम पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर मास्टर कर्शो के अकाउंट में जमा हुई है, स्टाना ने कहा। क्या बातें हुई है? फोन कॉल रिकॉर्ड्स की गई है? रॉल्फ ने पूछा। नहीं बॉस, मास्टर कर्शो का फोन सेक्रेटरी है शागो, उसने ये बातें सुनने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि मास्टर कर्शो स्पेशल फोन इस्तेमाल कर रहा था इसलिए मुकम्मल बातचीत नहीं सुनी जा सकी। अलबत्ता जो अल्फाज सुने जा सके हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, स्टाना ने जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान का मतलब है कि मास्टर कर्शो ने पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस को हमारे बारे में मालूमात मुहैया की है। मास्टर कर्शो अब कहाँ है? रॉल्फ ने कहा। वो अपने क्लब के ऑफिस में मौजूद है बॉस, स्टाना ने कहा। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, रॉल्फ ने कहा और क्रेडल दबाकर उसने टोन आने से पहले फोन के नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, हार्ट क्लब, एक चीखती हुई मर्दाना आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ ब्लैक क्लब से, रॉल्फ ने तेज लहजे में कहा। यस सर, मैं बात कराता हूँ सर, दूसरी तरफ से बौखलाए हुए लहजे में कहा गया। हेलो, कर्शो बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कर्शो की भारी सी आवाज सुनाई दी। रॉल्फ बोल रहा हूँ मास्टर कर्शो, रॉल्फ ने कहा। ओ, तुम आज कैसे याद कर लिया मुझे? कॉम्बो तो रोजाना मुझे फोन करता था, दूसरी तरफ से बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। हाँ, मुझे मालूम है बॉस, कॉम्बो तुम्हें अपना उस्ताद कहते थे और मैं भी समझता हूँ। एक अहम मामले पर तुमसे मशवरा करना है, बेहतर यह है कि क्लब की बजाय रिहाइशगाह पर मशवरा हो जाए, रॉल्फ ने कहा। किस सिलसिले में मशवरा करना चाहते हैं? मास्टर कर्शो ने कहा। अपने ग्रुप के बारे में मुझे मामलात कुछ मशकूक लग रहे हैं, तुम समझ तो गए होगे, मैं चाहता हूँ तफसील से बात हो जाए, रॉल्फ ने कहा। ठीक है, मेरी रहजगाह पर आ जाओ, मैं अभी उठ पड़ता हूँ वरना मैं रात गए वापस जाता हूँ, मास्टर कर्शो ने जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, कितनी देर में पहुंच जाओगे? रॉल्फ ने पूछा। आधे घंटे के अंदर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा, गुड बाय, रॉल्फ ने कहा और रिसीवर रख दिया। आज तुम्हें मालूम होगा हमारे बारे में मालूमात मुहैया करने का नतीजा, रॉल्फ ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसने शराब की बोतल उठाई और तकरीबन निस्फ घंटे बाद उसकी नए मॉडल की सियाह कलर की कार तेजी से उस रिहायशी कॉलोनी की तरफ उड़ी चली जा रही थी जहां मास्टर कर्शो की रिहाइशगाह थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो रिहाइशगाह के ड्राइंग रूम में पहुंच चुका था।
थोड़ी देर बाद मास्टर कर्शो, जो कदरे ज्यादा उम्र का था, ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। दोनों ने मुसाफा किया और फिर वो आमने सामने बैठ गए। उसी लम्हे मुलाजिम ने ट्रे में रखी हुई शराब की एक बोतल और 2 गिलास उनके दरमियान मेज पर रखे और खाली ट्रे उठाकर वापस चला गया। तो मास्टर कर्शो ने बोतल का ढक्कन हटाया, दोनों गिलासों में शराब उंडेली और फिर बोतल का ढक्कन बंद करके वापस मेज पर रख दिया और खुद अपने सामने मौजूद गिलास उठा लिया। रॉल्फ ने शराब की बोतल को गर्दन से पकड़कर उठाया और दूसरे लम्हे बोतल फिजा में घूमती हुई पूरी कुव्वत से सामने बैठे मास्टर कर्शो के सर पर पड़ी और छनाके की आवाज के साथ ही मास्टर कर्शो के हलक से चीख निकली और वो सोफे पर ही पहलू के बल गिरा और फिर घूमकर नीचे फर्श पर जा गिरा। रॉल्फ ने बेहोश पड़े हुए मास्टर कर्शो को चेक किया और फिर जेब से मशीन पिस्टल निकालकर वो दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसने झुककर फर्श पर पड़े हुए मास्टर कर्शो को उठाकर कंधे पर लादा और ड्राइंग रूम से बाहर आकर वो पोर्च में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार का उगबी दरवाजा खोला और कंधे पर लदे हुए मास्टर कर्शो को उगबी सीट और फ्रंट सीट के दरमियान डाला और उगबी सीट पर मौजूद कपड़ा उसने खींचकर बेहोश पड़े मास्टर कर्शो पर डाल दिया। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने फाटक खोल दिया और वापस आकर कार में बैठा और चंद लम्हों बाद उसकी कार कोठी से बाहर पहुंच चुकी थी। उसने कार साइड पर रोकी और खुद कार से नीचे उतरकर वो वापस कोठी के अंदर गया। उसने बड़ा फाटक बंद करके अंदर से लॉक किया और फिर छोटी खिड़की खोलकर वो वापस बाहर आया। उसने खिड़की को बंद किया लेकिन बाहर से कुंडी ना लगाई क्योंकि उसे मालूम था कि बाहर से कुंडी लगी देखकर कोई भी चौंक सकता था। कोठी के अंदर 4 मुलाजिम और 2 औरतें मौजूद थी जिन्हें उसने बेदर्दी से साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल से हलाक कर दिया था। चूंकि उसने अपने क्लब से रवाना होते हुए ये सारा प्लान बना लिया था, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार होकर और खास तौर पर साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल साथ ले आया था। कार में बैठकर वो तेजी से आगे बढ़ता चला गया और थोड़ी देर बाद वो एक और कॉलोनी में पहुंच गया। यहाँ उसके ग्रुप की एक कोठी मौजूद थी। उसने मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया तो छोटा फाटक खुला और एक मुसल्ला नौजवान बाहर आया। फाटक खोलो, ड्राइंग सीट पर मौजूद रॉल्फ ने कहा। यस सर, नौजवान ने झटका खाते हुए कहा और तेजी से मुड़कर वापस अंदर चला गया। कुछ देर बाद बड़ा फाटक खुल गया तो रॉल्फ ने कार अंदर की तरफ बढ़ा दी और फिर उसे साइड पर बने हुए वसीओ अरीज पोर्च में ले जाकर रोक दिया और खुद नीचे उतरा तो बरामदे से एक देव हैकल सिया फार्म उतरकर तेजी से उसकी तरफ आने लगा। ये रॉड था, इस पॉइंट का इंचार्ज। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में रॉल्फ को सलाम किया। बॉस, आप मुझे हुक्म दे देते, आपने ख्वामखा तकलीफ की, रॉड ने करीब आकर मुअद्दबाना लहजे में कहा। कार में हार्ट क्लब का जनरल मैनेजर मास्टर कर्शो बेहोश पड़ा हुआ है, इसे उठाकर अंदर ले जाओ और कुर्सी पर रस्सी से अच्छी तरह बांध दो। ये काम जल्दी करो क्योंकि उसे मैंने सर पर बोतल मारकर बेहोश किया है, इसे किसी भी वक्त होश आ सकता है, रॉड ने कहा और फिर तेजी से तेज कदम उठाता वो बरामदे की तरफ बढ़ता चला गया। बरामदे में एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, वो अंदर दाखिल हुआ। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था। ये रॉड का ऑफिस था। एक साइड पर रैक में शराब की बोतलें मौजूद थी। रॉड ने एक बोतल उठाई और रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठकर उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल मुंह से लगा ली। आधी बोतल पीकर उसने बोतल हटाई और फिर चंद लम्हों बाद दोबारा बोतल को मुंह से लगा लिया और इस बार उसने बोतल में मौजूद आखिरी कतरा भी हलक में उंडेल लिया तो बोतल उसने साइड पर मौजूद एक बड़ी टोकरी में फेंक दी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद रॉड अंदर दाखिल हुआ। हुक्म की तामील हो गई है बॉस, रॉड ने कहा। इसे होश तो नहीं आया, रॉड ने पूछा। नहीं बॉस, रॉड ने जवाब दिया। तो रॉड सर हिलाता हुआ उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुआ तो वहां एक कुर्सी पर मास्टर कर्शो रस्सी से बंधा हुआ मौजूद था। अलबत्ता उसके जिस्म में हरकत के आसार नजर आने लगे थे। ये आसानी से जबान नहीं खुलेगा, इसलिए कोड़ा ले आओ, रॉड ने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठे हुए रॉड से कहा तो रॉड सर हिलाता हुआ मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मास्टर कर्शो एक झटका खाकर सीधा हुआ और उसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसी लम्हे रॉड हाथ में एक बड़ा सा कोड़ा पकड़े अंदर दाखिल हुआ और रॉड के उकब में खड़ा हो गया। ये क्या है? तुम रॉल्फ, ये सब क्या है? कहाँ हूं मैं? कर्शो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में सामने बैठे हुए रॉल्फ को देखते हुए कहा।